बांसवाड़ा के महात्मा गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर एक धरना लगा है और तकरीबन 8-9 दिन से ये धरना लगा है। बीएपी से चुनाव लड़ने वाले अशोक भील, उनके भाई अनिल भील की जो एक तरीके से हत्या कर दी गई और उसके बाद लगातार जो इंसाफ की एक लड़ाई लड़ रहे हैं अशोक भील, और वो जो है लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और कानून से, प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि मेरे भाई के हत्यारों को सज़ा दी जाए, कम से कम उसे इंसाफ दिया जाए। सबसे पहले तो आपको जोहार। धरने पे हम 15 तारीख से बैठे हुए हैं और 15 तारीख से पहले ही जिनको 2-3 व्यक्ति को, 2 व्यक्ति और एक औरत, 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परंतु इसका मुख्य साजिशकर्ता और इसका जो मास्टरमाइंड जिसको अपन कह सकते हैं, वो व्यक्ति अभी तक पुलिस की मतलब गिरफ्तारी में नहीं आया है। उसको हमने जब धरना लगाया तो उसके दबाव में आके उसको डिटेन करके थाने में बिठा रखा है। पिछले 15 तारीख से लगा के 22 तारीख तक, आज 22 तारीख होने आ गई, थाने में डिटेन करके बिठा रखा है। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, उसको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। इसको लेकर हम पिछले 15 तारीख से लगाकर अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं और प्रशासन पूरी तरीके से लापरवाही कर रहा है। इस हत्याकांड का खुलासा करने में अभी तक कम से कम 6-7 दिन होने आ गए, 8-9 दिन होने आ गए, अभी तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं कर रहा है। एक बार थोड़ा घटनाक्रम बताइए। घटनाक्रम 13 तारीख की रात और 14 की सुबह, मतलब रात की 2 बजे मेरे को एक फ़ोन आता है प्रकाश सरपंच का कि तेरा भाई कहाँ है। मैंने कहा वो घर पे होगा, मैं घाटोल घर पे हूँ। तो फिर मैंने घर पे उसने मेरे को ये बोला जाता है कि पता कर तेरा भाई कहाँ है। मैंने फिर उसके नंबर पे ट्राई किया, उसका नंबर बंद आया। मैंने पापा को फ़ोन किया तो पापा ने बोला वो गांव में नौत में गया हुआ है। तो फिर मैंने वापस प्रकाश सरपंच को फ़ोन किया कि वो तो गांव में नौत में है। तो बोले गांव में नौत में नहीं है और काली मंगरी हरदाई के पास में तेरा भाई पकड़ के बैठे हैं, वहाँ जा, किसी को बताना मत और तू जा, तेरे भाई को जाके ले आ। इस तरह की बात करी। फिर मेरे को थोड़ा सा पहले भी मेरे को धमकी दी थी और विधानसभा चुनाव में भी हमारी टकराव पैदा हुआ था। तो उसकी बात करने के अंदाज से मेरे को लग गया कि ये कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। तो फिर मैंने तुरंत मेरे पापा को फ़ोन किया, प्रकाश सरपंच का फ़ोन आया है और इस तरह की बात है, आप 1-2 व्यक्ति को लेके उधर पहुँचो, मैं घाटोल से पहुँच रहा हूँ। फिर मैं मेरे दोस्त को फ़ोन लगाता, वो नहीं उठाता। फिर मेरे मामा लगते हैं, उनको फ़ोन लगाता, वो हॉस्पिटल में थे। उनको लेके मैं मौके पे पहुंचता हूं, जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे जाके मैं तलाश करता हूं, मैं आवाज़ लगाता हूं भाई अनिल करके, वहाँ कोई नहीं बोलता है। फिर मैं वापस प्रकाश को फ़ोन लगाता हूं, सरपंच को। प्रकाश सरपंच बोलता है कि यहाँ नहीं, तुम वहाँ थोड़ा आगे जाओ। आगे जाने के बाद में राइट में जाना, अंदर की तरफ आगे जाना, वहाँ पर तुम्हारा भाई पड़ा है। तभी मेरे को डाउट हो गया कि प्रकाश सरपंच ने मेरे भाई के साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर किया। जब मैंने वहाँ जा ढूंढा तो मुझे नहीं मिला, तो मैंने फिर आवाज़ लगाई अनिल करके। तो बचाओ के 2 बार मेरे को सुनाई दिया। शांत वातावरण था, सुबह का मौसम था, तो अच्छे से आवाज़ आई। फिर हम दौड़ के उस तरफ पहुँचे तो मैंने कहा कहाँ, क्या हुआ तेरे को? यूँ भाई उसकी आवाज़ थी कि भाई तू आ गया है तो मेरे को बचा ले। इसके बाद में फिर उसने बोला कि फिर मैंने मेरे पापा को, क्योंकि मेरे पापा उधर ढूंढ रहे थे, हम इधर ढूंढ रहे थे खेतों की तरफ, मेरे पापा नाले की तरफ थे। तो फिर मैंने उसको पूछा कि भाई ये सब किसने किया अनिल तेरे साथ में यूँ? तो उसने बोला कि प्रकाश सरपंच और सिद्धार्थ का नाम लिया, उसकी वाइफ लक्ष्मी का नाम लिया, इसके बाद में गणेश का नाम लिया और उसके जो ससुराल था उसके पिताजी का और भाइयों का, मतलब अन्य में उसने, मतलब उसके साथ में और भी लोग थे जो वो पहचान नहीं पा रहा था, ऐसा नाम लिया। फिर वो चिल्लाने लगे, ठंड लग रही मेरे को और मेरे को पानी पिला। तो मेरे पापा घर से आए थे, सोल ओढ़ के आए थे, वो सोल हमने ढकी। सोल ढकने के बाद में फिर मेरे मामा गाड़ी लेने गए थे। गाड़ी जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी थी वहीं हमने बड़ी गाड़ी, मेरी कार खड़ी करी थी, वहाँ से वापस आया, गाड़ी में डाला, वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाया। खमेरा हॉस्पिटल आने के बाद में यहाँ बांसवाड़ा रेफ़र किए। बांसवाड़ा रेफ़र होने के बाद में देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में फिर हमने सब मोर्चरी में रखा और पुलिस प्रशासन का आश्वासन मिला हमको कि आपके घर पहुंचने से पहले हमारे गिरफ्तारी में होंगे सभी आरोपी। परंतु 2 दिन निकल जाने के बाद भी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और जो मुख्य आरोपी था वो सोशल मीडिया, पुलिस का कहना था हमने टीमें बना के भेज दी, और मुख्य आरोपी था जो अपने सोशल अकाउंट से लाइव आ रहा था, सामाजिक कार्यक्रम भाग ले रहा था, जिसकी सूचना मुझे घर पे फ़ोन पे मिल रही थी, ये यहाँ चल रहा है। तो अगले और इसके मतलब 14 तारीख को घटना घटी, 15 और 16 को मैंने यहाँ पर धरना लगाया। जैसे ही धरना लगाया तब जाके प्रकाश सरपंच को डिटेन करके यहाँ पर लाए। पर अब डिटेन करके लाने के बाद भी
प्रशासन, पुलिस प्रशासन इतना लापरवाही से काम करना है। जिस उम्मीद के साथ में हम धरने पे बैठे थे कि हमको न्याय मिलेगा, मेरे भाई को जिन्होंने मेरे भाई की बेरहमी से हत्या करी, डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पर मेरे भाई की चोट के निशान नहीं थे। इस तरह से बेरहमी से हत्या करी और वो हत्यारे आज खुलेआम प्रशासन की पनाह में पल रहे हैं और दोनों ही राजनीतिक दल मिलके उसका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों के सपोर्ट के बिना वो इतना बड़ा अपराध करके खुलेआम प्रशासन के सामने खुलेआम घूमना और प्रशासन पूरा उसका सहयोग करना ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को और प्रशासन को भी कहना चाहूँगा कि मेरे भाई को न्याय मिले और हम इस क्षेत्र में जो भय का वातावरण बना हुआ है, एक आमजन में विश्वास वाली जो बात रहती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, जो पुलिस का एक स्लोगन रहता है, वो स्लोगन जिंदा रहे। इसी उम्मीद के साथ में हम धरने पे बैठे हैं और उम्मीद करता हूँ मेरे भाई को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। अच्छा, जैसे कि वो घटनाक्रम तो आपके सामने आया, वो आप उसके साक्ष्य थे, उसके बाद आपने भी कोशिश करी होगी कुछ और चीज़ें पता करने की या सीसीटीवी देखने की, तमाम सारी चीज़ें आपने भी कोशिश करी होगी, अभी तक क्या सामने आया? हम जब देखते हैं कि कहीं पर भी अज्ञात लाश मिलती है या फिर ऐसा हत्याकांड होता है तो प्रशासन का पहला काम रहता है कॉल डिटेल निकालना, CDR रिपोर्ट, लोकेशन वगैरह वगैरह, इसके बाद में संबंधित क्षेत्र के CCTV फुटेज खंगालना। परंतु ऐसा कुछ नहीं करके उस मामले को रफा दफा करने के लिए उन्होंने CDR लोकेशन और अपने लोकेशन का वगैरह वगैरह वो किया। परंतु जब मैंने खुद ने जाके वहाँ के CCTV नरवाली जो है वहाँ पे मैंने CCTV खंगाले और उस CCTV में पहले तो पुलिस कहती रही, मैंने डिप्टी साहब और CI साहब दोनों ही बैठे थे, SP साहब ने सब बैठे थे, मैंने सवाल किया कि मेरा भाई, उन्होंने मेरे भाई पे अवैध प्रेम प्रसंग का मामला का वो लगाया, आरोप लगाया। तो मैंने उनसे बोला कि अगर प्रेम प्रसंग का मामला था तो मेरा भाई जिस औरत के साथ में प्रेम प्रसंग की बात जुड़ रही है उसका घर ससुराल है वो मेरे घर से 3 किलोमीटर पड़ता है और पियर है जो 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मेरे भाई को अगर अवैध संबंध के लिए उसके साथ मिलना था तो वो उसको वहाँ से लेकर मेरे घर की तरफ 3 किलोमीटर जो पूरा जंगल इलाका पड़ता है, जहाँ उसके ससुराल से लगा के माइडेम के इलाके तक जंगल पड़ता है, वहाँ नहीं जा कर के ने उसके पिताजी के घर के पीछे ही मेरा भाई क्यों जाएगा। तो डिप्टी साहब का ये कहना था वो तो अनिल को ही पूछना पड़ेगा। मैंने कहा जब मेरा भाई अगर जिंदा होता तो मैं उसी से पूछ लेता, अपन डिस्कस क्यों कर रहे होते। इस तरह का प्रशासन का जवाब मिला। परंतु मैंने सुबह उठ के मैं गया, CCTV फुटेज खंगाले। उस CCTV फुटेज में 11:58 पे वो लड़की किसी और लड़के के साथ में जाती हुई दिख रही है और 12:14 पे मेरे भाई की जो बाइक है वो बाइक 11:14 घटना स्थल की ओर जा रही है। और इसके बाद में हम वहाँ इसके बाद का CCTV फुटेज देखते हैं तो 1:57 पे जो प्रकाश सरपंच है उसकी फ्रॉन्च गाड़ी है, उस फ्रॉन्च गाड़ी से वापस आते हुए 3 बाइकें फुल स्पीड में आ रही है, जहाँ पे जंप है। बाकी सारी जितनी CCTV फुटेज में गाड़ियाँ निकल रही है वो ब्रेक कर रही है और 3 मोटरसाइकिलें और कार है वो बिना ब्रेक किए रुके हुए नरवाली की तरफ स्पीड से जा रही है और वही फ्रॉन्च कार है, क्योंकि ये प्रशासन को भी पता है। इसके बाद में प्रशासन ने भी CCTV फुटेज खंगाले। तो मैंने उस CCTV फुटेज के आधार पर मैं उदयपुर IG साहब के पास गया और ये बातें रखी। तो उन्होंने उसी शाम को जाके CCTV फुटेज खंगाले और उस शाम को पुलिस का बयान आता है कि नहीं, अनिल को साजिश के तहत वहाँ पे बुलाया गया था और उन्होंने साजिश पहले से तय कर रखी थी। 11 तारीख को बुलाया, मेरा भाई नहीं गया। 12 तारीख को बुलाया, मेरा भाई नहीं गया। इससे पहले भी 9 तारीख को ऐसा कुछ इन्होंने बुलाया, मेरा भाई नहीं गया। पर 13 तारीख की शाम को मेरा भाई, पता नहीं इन लोगों ने किस तरह से बुलाया, क्योंकि गाड़ी पे फिक्स नहीं दिख रहा है मेरा ही भाई। हो सकता है रास्ते से किडनैप किया हो या फिर किसी कारण ऐसा कोई वो होगा जिसकी वजह से मेरे भाई को वहाँ तक बुलाया और इस घटना का अंजाम दिया। इसके अलावा भी हम उनसे पूछते हैं कि मैंने कल परसों भी डिप्टी साहब और CI साहब से पूछा कि प्रकाश की गाड़ी हत्या करते हुए आती हुई दिख रही है तो जाती हुई क्यों नहीं दिख रही है। और पुलिस का कहना है कि प्रकाश मौके पे गया पर मेरे भाई को मारा नहीं। और ये कहना है कि तुम्हारे भाई ने जब बयान दिए पुलिस के सामने, जब मैंने मेरा एडमिट करा तभी मैंने पुलिस को भेज दिया था, बयान दिए तो 3 ही लोगों के बयान आए, इसलिए वो 3 ही लोग शामिल है। परंतु जब गणेश पकड़ा गया और गणेश से सख्ती से पूछताछ करी गई तो गणेश ने पट दे के पवन कालिया नाम उगला कि पवन कालिया वहाँ पे मारने में था। तो मेरे प्रशासन से, मैंने पुलिस से सवाल किया कि जब पवन कालिया मारने में है और मेरे भाई ने नाम नहीं लिया तो प्रकाश भी तो मौके पे है,
तो फिर पुलिस का यूँ कहना है कि उन्होंने मारते हुए बियर की कैन थी, बियर की कैन से भाई के सर पे वार किया, जिसकी वजह से वो बियर निकली और ब्लड जो आंखों में जमा हुआ था वो बियर थी जो आंखों में चली गई। इसकी वजह से प्रकाश को और गणेश को नहीं देख पाई। तो मैंने इनसे सवाल किया कि आप इससे इस तरह से जब गणेश पवन कालिया मारने में है तो प्रकाश भी तो न तो सीसीटीवी फुटेज में जाता हुआ देख रहा है और आता हुआ दिख रहा है, जाता हुआ नहीं दिख रहा है इसका, और मौके घटनास्थल पे मौके पे है और मारा नहीं, ये कि आप कैसे कह सकते हो? उस सवाल का पुलिस ने अभी तक हमको कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद भी हमने पूछा कि प्रकाश मौके पे कब गया, इनके पास में लिखित में हमने लिया, हमको तो नहीं दिया, पर हम जब मौके पे थे, हम मेरे साथी भाई दिलीप जी थे और एक सरपंच साहब थे, हमने कहा कि प्रकाश वहाँ से निकला कब, तो उन्होंने कहा कि 1:09 पे प्रकाश पे फ़ोन आता है कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा 1:09 में फ़ोन आता है, आदमी गाड़ी की चाबी लेता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से निकलता है तो मिनिमम कम से कम 1 से 2 मिनट हो ही जाते हैं। तो इस हिसाब से तो 1 घंटे का 10 मिनट तो वहीं वेस्ट हो गया। और 11:57 पे मैंने मेरे पापा का फ़ोन जब मैंने किया था और पापा की गाड़ी निकलती हुई मैंने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल का जो आंकड़ा है उसका टाइम मैच किया तो सिर्फ 1 मिनट का डिफरेंट आ रहा है। 3 मिनट पहले वो निकला, घटनास्थल पे गया, कम से कम 5-7 मिनट रुका होगा, कुल मिला के 10 मिनट वो रुका और 40 मिनट आखापुर से लगा के भुंगड़ा का रास्ता बिल्कुल ख़राब है, कभी भी आप भी जाइए चेक कर सकते हो। और भुंगड़ा से लगा के वो खमेरा वाला जो सीधा रास्ता था उस रास्ते से नहीं आके उनवेला हनुमान की तरफ, हनुमान जी का जो मंदिर है उस जंगल से होते हुए वापस खमेरा निकलता है। और खमेरा से होते हुए मेरे को ऐसा सूचना मिली है, वो उसका बयानों में ये कहना है कि मैं नरवाली से गया, अगर नरवाली से गया होता तो सीसीटीवी फुटेज में ज़रूर दिखता, वो ना तो वहाँ था। अब वहाँ से मैंने आंकड़ा दूरी तय करने मतलब दूरी नापी है, क्योंकि मैं उस विधानसभा क्षेत्र का विधायक प्रत्याशी रहा और उस विधानसभा क्षेत्र की हर रास्ते से मैं वाकिफ़ हूँ। उसका मैंने दूरी तय करी तो कम से कम 37 किलोमीटर, 36 से 37 किलोमीटर दूरी निकली। तो एक्सप्रेस वे हाईवे पे भी अगर कोई गाड़ी चलाता है तो एक मिनट में सिर्फ 1 किलोमीटर क्रॉस कर सकता है। ये अपन भी जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और प्रशासन भी जानता है। इसके बावजूद भी प्रशासन का ये कहना है कि नहीं, वो मौके पे गया और मारा नहीं। अब कोई भी व्यक्ति 30 से 35 मिनट में 38 किलोमीटर दूरी कैसे तय कर सकता है? फिर भी इतना सब कुछ प्रशासन को मैं एविडेंस देने के बाद भी सीसीटीवी फुटेज, कॉल लोकेशन, CDR रिपोर्ट, IPDR रिपोर्ट, इसके बाद में हमने BTS लोकेशन मंगवाए, PM रिपोर्ट, सारा एविडेंस इनके खिलाफ जा रहा है। इसके बाद भी प्रशासन पूरी तरीके से बिल्कुल नकारने में लगी हुई कि नहीं, प्रकाश ने कुछ किया ही नहीं, यह हत्या का साजिश करता। क्योंकि मैंने ये भी कहा कि 2 दिन पहले का लोकेशन निकलवाइए, 2 दिन पहले का CDR रिपोर्ट हमको बताइए, कोई भी बताने को तैयार नहीं है और उस अपराधियों को बचाने का प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। क्यों लग रहा है आपको कि प्रकाश जो है उसको पुलिस बचाएगी या बचाने की कोशिश कर रही होगी? राजनीतिक, अच्छा। क्योंकि प्रकाश का मैंने पुलिस से भी ये सवाल किया, पुलिस को मैंने बताया क्रिमिनल भी है, क्योंकि पहले मौत मतलब किसी की हत्या की सज़ा में सज़ा काट के आया है। इसके बाद में 10 से अधिक आपराधिक मुकदमे पीपलकुट थाने में दर्ज है, 6 से अधिक मुकदमे शायद भुंगड़ा थाने में दर्ज है ना। और आपराधिक प्रवृत्ति का वो आदमी है, क्रिमिनल तो है ही सही, और ये अपराध फिर किया ही है, मेरे भाई की हत्या तो करी है, और ऊपर से फिर लॉयर भी है, ऊपर से फिर पॉलिटिक्स भी है। तो उसके अंदर एक मास्टरमाइंड जिसको कहते हैं वो सारे गुण उसके अवैलेबल अवेलेबल है, जो मतलब गलत कार्य करने को लेके। तो इसलिए, और दूसरी बात क्या है कि अभी सामने पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, इनको पता है कि वो भारत आदिवासी पार्टी का सदस्य तो नहीं रहा है, पर एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया अच्छे से। और इसके बाद जब टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में गया, और कांग्रेस में जाने की वजह से पूरी क्षेत्र की जनता जानती है कि उसने वहाँ पर उनके 2-3-4 भाई सरपंच में हैं, जिनकी वजह से मेरे को कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में लॉस भी हुआ था। तो जो राजनीतिक दल के नेता हैं, बड़े लीडर, उनको पता है कि अगर इस साजिशकर्ता में या हत्या में पूर्ण रूप से संलिप्त पाया जाता है, उसके अंदर भागीदारी में पाया जाता है, तो उनको पता है कि हमारे ऊपर दाग लगेगा। तो एन कैन प्रकरण, साम दंड भेद लगा के कुछ भी करके प्रकाश को बचाना दोनों राजनीतिक दलों का, क्योंकि हम जब भी राजनीतिक क्षेत्र में भी हम बात करते हैं कि दोनों पार्टियां एक ही है, तो इस क्षेत्र में आके भी दोनों पार्टियां एक है। पर मैं पार्टियों से भी कहना चाहूँगा, भारत आदिवासी पार्टी हो, कांग्रेस हो, BJP हो, अन्य वैचारिक, हमारी वैचारिक लड़ाई वहाँ हम लड़ेंगे, पर एक भाई की निर्मम तरीके से हत्या करिए, आज उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे भाई को, मैं विधायक प्रत्याशी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि के रूप में काम करता हूं, हम लोग उनको न्याय नहीं दिला पाएंगे तो आम जनता, आम लोग क्या सोचेंगे? आम लोगों के अंदर एक भय का वातावरण बन जाएगा कि हमारे बच्चे के साथ में अगर ऐसा होता है तो हमको तो न्याय मिलना संभव नहीं है। पुलिस 2 तरह के सवाल करती है,
कि अगर प्रकाश मारने में था तो फ़ोन क्यों करता। तो मेरा भी उनसे एक सवाल है कि अगर पुलिस प्रकाश मारने में नहीं था तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया तो 2 दिन तक फरार क्यों रहा। वो तो सुबह जैसे ही सुबह घटना घटी और पुलिस पे मैंने एफआईआर में उनका नाम लिखवाया और पुलिस ढूंढने लगी, तो उनको तो जाके पुलिस को सामने से बता देना चाहिए था कि इन्होंने लोगों ने वो किया। हमारा धरना लगाने के बाद ही पुलिस ने प्रकाश को गिरफ्तार क्यों किया, मतलब डिटेन क्यों किया, है ना। गिरफ्तार तो नहीं किया पर डिटेन क्यों किया, और प्रकाश 2 दिन तक फरार क्यों रहा, ये भी तो एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर वो सही होता तो 2 दिन फरार नहीं रहता। अब क्या चाहते हैं? पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, अब हम चाहते हैं पुलिस कार्रवाई करे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करते हैं तो इस देश में बड़े बड़े कोर्ट पड़े, हाई कोर्ट पड़े, सुप्रीम कोर्ट पड़े हैं। हम लड़ाई यहाँ अभी तो हम सोच रहे हैं कि जिला प्रशासन से हमको अगर संतुष्टि से कार्रवाई मिल जाए तो हम यहाँ से धरना समाप्त करके वो करेंगे। इसके बाद में हमारा 27 तारीख को बहुत बड़ा रैली के रूप में ज्ञापन हम देंगे सरकार को और पुलिस प्रशासन को एक अल्टीमेट देंगे। इसके आगे की कार्रवाई हम हमारे संगठन के लोग, हमारे परिवार के लोग, हम सब मिलकर तय करेंगे कि हमको आगे क्या करना है। बाकी हम कोर्ट की लड़ाई तो हमको लड़नी है। पुलिस प्रशासन जितना भी उनको बचाने की कोशिश करेगा उतना दलदल में फंसते जाएगा, क्योंकि सारे एविडेंस हमारे पक्ष में है और हमारे पास में है, हमारे पास में मौजूद है। और जो आरोप इन्होंने लगाया था वो बिल्कुल निराधार लगाया, क्योंकि कहीं से कहीं तक मैंने कल डिप्टी साहब से पूछा कि सिद्धार्थ ने उसकी वाइफ का फ़ोन तोड़ दिया। तो मैंने ये कहा कि डिप्टी साहब अगर सिद्धार्थ ने उसकी वाइफ का फ़ोन तोड़ दिया तो नया तो दिलाया होगा, बात हुई होगी। तो हाँ बिल्कुल नया दिलाया। तो मैंने डिप्टी साहब को तुरंत कहा, मैंने कहा उसका बिल मेरे को देखा, उनसे मंगवा के देखिए, बिल मंगवा के देखिए। तो फिर तुरंत डिप्टी साहब थोड़ी देर आधा मिनट सोच के नहीं बोले नहीं सेकेंड हैंड लिया। मैंने कहा वो भी बता दीजिए, अगर सेकेंड हैंड लिया तो किसके पास लिया। आज अगर मेरे को सेकेंड हैंड मोबाइल किसके पास लिया वो बता दोगे आप, या बिल नया लिया है तो बिल बता दोगे, तो अगले दिन मैं आपको ज़रूर दूसरा क्लू दूंगा। पुलिस प्रशासन का जो काम था वो हम पीड़ित परिवार कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का काम था साक्ष्य जुटाना, सबूत जुटाना और अपराधियों के खिलाफ मजबूत एविडेंस तैयार कर कोर्ट में पेश करना। परंतु हम एविडेंस ले जाके दे रहे हैं, इसके बावजूद भी प्रशासन उस पर कार्रवाई करने को तैयारी नहीं कर रही है। पर आने वाले टाइम में हम प्रशासन को बताएंगे कि अगर इस भाई को न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा, संवैधानिक तरीके से होगा। एक आंदोलन होगा जिसकी खामियाजा पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और प्रशासन यहाँ एसपी साहब गलत हो सकते हैं, डिप्टी साहब गलत हो सकते हैं, या फिर जांच अधिकारी गलत हो सकते हैं। यहाँ के कुछ अधिकारी मिलीभगत से कार्य कर सकते हैं। हर अधिकारी एक जैसा नहीं होता है। हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि दूसरे अधिकारियों से भी हम इस केस की छानबीन करवाएं, जांच करवाएंगे और उचित कार्रवाई करवाएंगे। किस चीज़ को न्याय मानेंगे आप? हम इस चीज़ को न्याय मानेंगे कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। मेरे को तो इतना ही बता दे, पुलिस प्रशासन का इतना कहना है कि प्रकाश मौके पे गया पर मारा नहीं। आपने जो सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करे हैं शो कर दे कि मेरे पास जो सीसीटीवी फुटेज है सेम घर के हैं, इनके पास भी सीसीटीवी फुटेज है सेम घर के हैं। हम दोनों आमने सामने बैठते हैं। मेरे को इतना बता दे कि प्रकाश कितनी बजे घटनास्थल पे गया, क्योंकि आते हुए तो दिख रहा है, पर कितनी बजे गया, क्योंकि मैंने पूरा 11 बजे से लगा कि रात की 3 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज मेरे पास में पड़ा हुआ है, जिसमें प्रकाश की गाड़ी कहीं से कहीं तक जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, परंतु आती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब प्रकाश पहले से इस षड्यंत्र में शामिल था। इसको पता था कि मैं आज आते हुए दिखूंगा तो मेरे पे कार्रवाई होगी। और मुझे पता है कि वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ निकली, क्योंकि इस कलर की जिस बयान में इसने गाड़ी का जिक्र किया है उसमें सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ हैं। एक तो मेरी गाड़ी जिसका कलर ब्लू है और इसकी फ्रंट गाड़ी जिसका कलर ब्लू है। इसके अलावा वहाँ पर किसी प्रकार की दूसरी कोई गाड़ी नहीं निकली है, और निकली है तो क्लूजरें हैं, पिकअप जो रात को शादी का दिन था तो वो सारी चीज़ें निकली हैं। परंतु मेरे को तो पुलिस प्रशासन इतना बता दे कि जाते हुई गाड़ी क्यों नहीं दिख रही। अगर प्रकाश उस घटना में सिर्फ बचाने या फिर सूचना देने के लिए गया था, और सूचना देने की बात है तो जब फ़ोन उनको आया उनके घर पे, जब आकापुर सोए हुए थे, तो वहाँ पर भी तो ये मेरे को फ़ोन करके, घटनास्थल पे जाके अगर फ़ोन कर सकते तो वहाँ से भी फ़ोन कर सकते थे कि अशोक भाई तुम्हारा भाई वहाँ पे लड़ा गए हैं, तुम्हारे भाई ने, मेरे साले नहीं हो,
तो आप भी पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूं। परंतु ऐसा क्या था कि सारा घटनाक्रम होने के बाद, नरवाली क्रॉस करने के बाद, मैंने पुलिस प्रशासन को बोला कि इन्होंने मेरे को घटनास्थल पर रह के फ़ोन नहीं किया। इन्होंने वहाँ से निकलने के बाद मेरे को फ़ोन ट्राई करते गए, 3 फ़ोन में नहीं उठा पाया और चौथा फ़ोन उठाया, वो भी उसका अगर आप BTS लोकेशन ट्रेस करोगे तो नरवाली से लगा के सरोदिया के बीच में मेरी फ़ोन पे बात हुई है। तो वो भी पुलिस ने खुद सामने से एक्सेप्ट करा। मैं अपना एक एक सबूत, एक एक एविडेंस दे रहा हूँ, पर प्रशासन काम नहीं कर रहा। मैं उम्मीद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी अगर सरकार से बात पहुँचे या प्रशासन से बात पहुँचे हो या आम जनता से बात पहुँचे, जहाँ जहाँ भी आपके इस चैनल को दर्शक देखें, तो मेरा तो हाथ जोड़ के सबसे यही निवेदन है कि मेरे भाई के हत्यारों को, जो दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, निर्दोष है वो बचना चाहिए। परंतु जिसमें मुख्य आरोपी है उसको बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम एविडेंस देने के बाद भी मना कर रहे हैं, तो ये सरासर गलत है। और आने वाले टाइम में प्रशासन के प्रति जो जनता का भावना होगी वो बिल्कुल ही गलत धारणा होगी, क्योंकि इस समय अगर न्याय नहीं मिलता है तो गरीब लोगों को तो न्याय बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बस यही है कि शासन प्रशासन का जो ध्येय वाक्य है, कहा जाता है कि अपराधियों में डर होना चाहिए, आम जन में विश्वास होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि प्रशासन ये चीज़ बनाए रखेगा और जो भी दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का काम करेगा प्रशासन। क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जब ये पूरे क्षेत्र में ये मामला हाईलाइटेड है और अगर इस केस में पुलिस नज़ीर नहीं पेश करती है तो लोगों का कहीं ना कहीं जो वो भरोसा होता है वो भी टूटता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोग अपने आप में संशय महसूस करते हैं कि क्या हम सुरक्षित हैं। तो पुलिस ये चीज़ नज़ीर पेश करेगी कि हाँ, लोग सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ, हमें पुलिस पर भरोसा है। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम TSP देख रहे हैं। आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी भी राय जो है आप रख सकते हैं तमाम सारी बातचीत सुनने के बाद। धन्यवाद।